हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में, जहां पर हम लोग 21 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ में एमपी का एक लोकेशन डिस्कस किया जाएगा मैप के थ्रू। और पिछले दिन का हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस के बारे में फिर से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 153 करोड़ रुपीस में प्रतिष्ठित नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण किया है? निसान, महिंद्रा, टाटा या फिर टीवीएस? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा टीवीएस। जो टीवीएस कंपनी है उन्होंने अभी अक्वायर कर लिया है, अक्वायर मतलब जो अधिग्रहण है वो कर लिया है ब्रिटिश की एक जानी मानी मोटरसाइकिल ब्रांड या फिर कंपनी को, जिसका नाम है नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड। ठीक है, तो ये काफी पुरानी ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी थी, करीब 122 साल पुरानी ये कंपनी थी, जिसको अभी टीवीएस ने यहाँ पर अक्वायर कर लिया है। ठीक है, 17 अप्रैल की ये न्यूज है, 17 अप्रैल 2020 को ये एक्विजिशन जो ये है किया गया था। अब टीवीएस जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि काफी पुरानी है और बीएमडब्ल्यू के भी कुछ काफी सारे जो वेरिएंट है मोटरसाइकिल्स के वो उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, दैट इज टीवीएस। ठीक है, नॉर्टन मोटरसाइकिल्स के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर एक ब्रिटिशर हैं जिन्होंने बिरमिंघम में यहाँ पर इसको सेटअप किया था, जिनका नाम है जेम्स लैंसडॉन नॉर्टन। 1898 की स्थित ये स्थापित ये कंपनी है जो कि है नॉर्टन मोटरसाइकिल, और इसको अभी अक्वायर कर लिया है टीवीएस ने। जैसे मैंने बताया आपको कि टीवीएस अभी बहुत सारे जो बीएमडब्ल्यू वेरिएंट्स है उनका टाई अप हुआ है बीएमडब्ल्यू मोटोरैड के साथ में, जहां पर उसके कुछ 2 वेरिएंट यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं टीवीएस प्लांट में। ठीक है, इसी के द्वारा या इसी के साथ साथ में जो टीवीएस अपाचे है RR310, ये एक और मॉडल है उस बाइक का, या रादर अपाचे बाइक का, जो कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है अभी टीवीएस के द्वारा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी बाइक ऑफ टीवीएस रादर नॉर्टन, जो कि अभी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। चलिए, टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है चेन्नई में। इसके जो चेयरमैन और एमडी हैं उनका नाम है वेणु श्रीनिवासन, और जो जॉइंट एमडी हैं उनका नाम है सुदर्शन वेणु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मून जे इन ने हाल ही में कोरोना वायरस के साये में निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय चुनाव जीते हैं? इराक, दक्षिण अफ्रीका, यूएई या फिर दक्षिण कोरिया? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, अभी क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हम कह सकते हैं या काफी सारे इंपॉर्टेंट टास्क इन्होंने किया है, जिसकी वजह से इनको काफी सारी सीट्स यहाँ पर मिल गई थी। करीब 300 जो सीट्स हैं साउथ कोरिया पार्लियामेंट में, उसमें से 163 जो सीट्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की, वहां पर मून जे इन ने वो पूरा जो एक मेजोरिटी है वो यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो एज आई टोल्ड यू कि कोरोना का जो अभी बहुत ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो चल रहा है पूरे विश्व में, तो वहां पर इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेप्स लिए हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पहल लिए हैं जिससे कि कोरोना से लड़ा जा सकता है या लोगों को या पूरे देश को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। तो उस वजह से जो है लोगों ने काफी इनको वोट किया है, क्योंकि इनके काम इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे किए हैं साउथ कोरिया में। ठीक है, तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग, मतलब 1992 इलेक्शंस के बाद में ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोटिंग या वोट्स जो है वो अभी मिले हुए हैं मिस्टर जे को, मून जे को। ठीक है, सो मून जे इन जो है वो प्रेसिडेंट है अभी साउथ कोरिया के, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के ये लीडर हैं। और अगर मैं पूरे रैंक की बात करूं एज ए नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स जो रह चुके हैं साउथ कोरिया में, तो ही इज द 12th प्रेसिडेंट। ठीक है, 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी, हु इज द 12th प्रेसिडेंट। सो ही इज प्रेसिडेंट मून जे इन ऑफ साउथ कोरिया। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट कोचिंग एकेडमी क्रिकिंगडम का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा या फिर हरमनप्रीत कौर? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा को क्रिकिंगडम जो हमारी कोचिंग एकेडमी है दुबई की, ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है ना। रोहित शर्मा जो वाइस कैप्टन है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के, तो वहां पर इनको अभी एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया हुआ है फॉर द क्रिकिंगडम, दैट इज अ क्रिकेट एकेडमी इन दुबई। और वहां पर ये जो एकेडमी है ये कोचिंग प्रोवाइड करेगी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ठीक है, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो जो ऑन फील्ड ट्रेनिंग है वो नहीं हो सकती है, इस वजह से यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग या जो मेंटरशिप है वो दी जा रही है इस
कोचिंग इस एकेडमी के द्वारा। इसी के साथ साथ में ये जो क्रिकेंडम है, इन्होंने मतलब जो कोचेस को सर्विसेज दी हैं, इन एडिशन टू द सर्विसेज ऑफ द कोचेस, यहाँ पर ग्राउंड या जो नेट फैसिलिटीज है इसको बुक किया जा सकता है, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए इसको बुक किया जा सकता है, क्रिकेट के लिए स्पेशली, एंड दैट कैन बी डन ऑनलाइन ओनली। ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पे यहाँ का जो ग्राउंड है, जो नेट फैसिलिटीज हैं, जो कोचेस की सर्विसेज है, वो यहाँ पर ली जा सकती है। ठीक है, तो रोहित का नाम यहाँ पर, रोहित शर्मा जी का जो नाम है वो एज अ डायरेक्टर के लिए भी नियुक्त किया जा रहा है, कि प्रस्तावित है कि इनको जो है एज अ डायरेक्टर भी यहाँ पर जो है वर्क करना चाहिए, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस, इनका जो एक्सपर्टीज है क्रिकेट या रादर स्पोर्ट्स की फील्ड में, वो काफी ज्यादा अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई ही हैज बीन प्रपोज्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द एकेडमी। ठीक है, मुंबई के जो फास्ट बॉलर हैं धवल कुलकर्णी, वो भी इस एकेडमी के एक मेंटर्स में से एक हैं। ठीक है, एक मेंटर में से एक है ये, और यहाँ पर करीब ऐसे 20 कोचेस हैं जो कि इस एकेडमी के साथ में जुड़े हुए हैं और प्लेयर्स को कोच करते हैं। तो बेसिकली ये जो एकेडमी है, ये 4 सेगमेंट या 4 क्लासेस को ट्रेन करता है, जैसे जो 5 से 8 साल के हैं, या 8 से 13 साल के हैं, फिर 13 से ऊपर की एज के हैं, और कोई अगर क्रिकेटर्स हैं जो कुछ मतलब फेमस पर्सनालिटीज के बच्चे हैं, या उनसे रिलेटेड फैमिली के कोई मेंबर हैं, तो उनको यहाँ पर, उन सभी लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है इस एकेडमी के द्वारा। ठीक है, रोहित शर्मा जी के अचीवमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसी साल 2015 में ही इनको डिक्लेयर किया गया था एज अ ग्रेट बैट्समैन, क्योंकि इनकी एक काफी बढ़िया सेंचुरी इन्होंने स्कोर की थी T20 मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इनको बेस्ट वनडे इंटरनेशनल बैट्समैन का भी जो है वो अनाउंसमेंट, या हम कह सकते हैं कि खिताब मिला हुआ है फॉर 2013 एंड 14, क्योंकि यहाँ पर ओडीआई मैच में इन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर किया था। उसी के साथ में 2019 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड भी रोहित शर्मा को यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये सारे इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं क्रिकेट की फील्ड में। ओके, सो ही इज द वेरी फेमस रोहित शर्मा। क्रिकेंडम की अगर मैं बात करूं, तो ये वर्ल्ड का एक ऑनलाइन, वर्ल्ड का काफी बढ़िया और फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि कनेक्ट करता है सारे क्रिकेट प्लेयर्स को, कोचेस को, स्टूडेंट्स को, अकेडमीज को और फैसिलिटीज को। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट ये हब है जहां पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, वो यहाँ पर मिलकर इस स्पोर्ट को और सीख सकते हैं, और इसमें और जो रिफाइनमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, जो को फाउंडर या फिर सीईओ हैं इसके, उनका नाम है चेतन सूर्यवंशी। जो सीटीओ हैं, को फाउंडर एंड सीटीओ हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर जो है, उनका नाम है सेशा सयाना। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रशांत नायक, और जो मेंटर हैं उनका नाम है धवल कुलकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो एम्स है नई दिल्ली का, वहां पर उपचार करा रहे कोविड-19 के मरीजों के लिए उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट उपलब्ध कराए हैं? इज इट जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, या फिर भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उन्होंने स्पेशली जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके लिए हाई प्रोटीन वाले बिस्किट्स अभी मैन्युफैक्चर या जो मतलब डेवलप वो किए हैं। ठीक है, तो CSIR के अंडर ही एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने ये मैसूर बेस्ड ये एक इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने हाई प्रोटीन बिस्किट्स यहाँ पर बनाए हैं सारे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है एम्स दिल्ली में। ठीक है, इसकी खासियत ये है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो बिस्किट्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटीन कंटेंट है इसमें, जो कि हेल्प करेगा पेशेंट्स को जल्दी से ठीक होने के लिए, जल्दी से रिकवर होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मैसूर का ये इंस्टीट्यूट है जो कि CSIR के ही अंडर है, दैट इज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, विच इज इन मैसूर। ठीक है, तो स्पेशली ये जो कोविड-19 पेशेंट्स है उन्हीं के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो नॉर्मल बिस्किट्स में प्रोटीन का कंटेंट होता है उससे 14% ज्यादा जो प्रोटीन कंटेंट है वो इन बिस्किट्स में पाया जाएगा, जो कि अभी CSIR के द्वारा बनाया गया है फॉर स्पेशली द कोविड पेशेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स का पूरा मतलब सारे कंपोनेंट्स से बनाया हुआ है, जिसमें आपका गेहूं का आटा, मैदा, चीनी, जो हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं, सोया आटा,
जो आपका वे प्रोटीन होता है, सोया प्रोटीन है, जितने भी मतलब अलग अलग आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो होने चाहिए किसी भी फूड प्रोडक्ट में, वो यहाँ पर सब अवेलेबल है इसमें। और यहाँ पर एक 100 ग्राम का जो पैकेट है बिस्किट का, वो यहाँ पर मतलब जो है पूरा एक न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा एक पेशेंट को, जो कि रहेगा 400 किलो कैलोरीज तक का। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल कंटेंट हैं वो उस बिस्किट्स में रहेंगे। ठीक है, तो अभी यूपी में जो हमारा नोएडा सिटी है वहां पर इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ना। एक कंपनी है यहाँ पर 7 सीज प्राइवेट लिमिटेड, वो कुछ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे यहाँ पर ये बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं स्पेशली फॉर द कोविड पेशेंट्स। नाउ इस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है ना, एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में घटक प्रयोगशाला में से एक है। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लेबोरेटरी जहां पर आपके जितने भी ऑपरेशंस या जो साइंटिफिक ऑपरेशंस हैं रिलेटेड टू CSIR वो यहाँ पर किए जाते हैं। 1950 में इसकी जो स्थापना है वो हुई थी मैसूर में। ठीक है, CFTRI ये जो इंस्टीट्यूट है, इट हैज ऑल्सो इट्स रिसोर्स सेंटर्स, इनका जो सेंटर्स है वो हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में भी है, जहां पर ये अलग अलग टेक्निकल सपोर्ट या असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि AEIOU कार्य संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि यह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह एक नए व्यापार और कार्य संस्कृति के लिए अनुकूलनशीलता, दक्षता, समावेशता, अवसर और सार्वभौमिकता के लिए है। तो जो AEIOU ये वोवल बेस्ड एक कंसेप्ट है जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित है, और इसकी फुल फॉर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो AEIOU का अब्रिविएशन है उसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, तो टेक्निकली यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रस्तावना रखी है कि कुछ नए बिजनेस मॉडल्स हम लोगों को या जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको सजेस्ट करना चाहिए। एंड स्ट्रेस्ड adaptability, efficiency, inclusivity, opportunity and universalism for a new business and work culture। ठीक है, मतलब ये जो हमने AEIOU लिखा है उसी का यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि अब जो नए बिजनेस मॉडल्स आएंगे तो उसको हमें अडेप्ट करना है। ठीक है, जो भी हम लोग अभी वर्क कल्चर हमारा रहेगा अभी कोविड के बाद में, उसको पूरी तरीके से जो भी हम लोग काम करेंगे उसको पूरी तरीके से अडेप्ट करना है, नए नए तकनीकों को अडेप्ट करना है। एफिशिएंसी मतलब बिल्कुल प्रोडक्टिव वे में और कम रिसोर्सेज के साथ में काम मैनेज करना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज जितनी भी रहेगी और एक पूरे संपूर्ण रूप से हर किसी के साथ में मिलजुल कर या कोऑपरेटिव बेसिस पे सारे जो बिजनेस हैं, सारा जो वर्क है अपना कंप्लीट करना चाहिए, और एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए जहां पर ये सारी क्वालिटीज रहेंगी। ठीक है, तो अपना जो लिंक्डइन उनका पोस्ट है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर ये नया बिजनेस और वर्क कल्चर जो है उसको रीडिफाइन किया है with the help of these vowels, that is AEIOU, जहां पर A का मतलब है adaptability, E है efficiency, I है inclusivity है ना, O है opportunity and U is for universalism। ठीक है, ये वापस से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में, अनुकूलता, दक्षता, समावेशता, अवसर और सार्वभौमिकता के जरिए नए कारोबार और कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जय किसान विशेष मालगाड़ी किसकी एक पहल है? कौन से जो रेलवेज है उनकी एक पहल है? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका नॉर्दर्न। ठीक है, नॉर्दर्न जोन जो है ऑप्शन नंबर A उसके द्वारा ये एक पहल की गई है। नाउ इंडियन रेलवेज ने यहाँ पर जितने भी हमारे एसेंशियल कमोडिटीज, जितने भी हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो आपका बेसिक नेसेसिटी या जो बेसिक कमोडिटीज अभी मिलनी चाहिए, जैसे खाने का सामान है ना, उसको फ्रीट सर्विसेज यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस के द्वारा वो प्रोवाइड करना चाहते हैं टू द इंटायर नेशन। तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज जो हमारा नॉर्दर्न रेलवेज है उन्होंने करीब से करीब एक ऐसा पूरा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पर जो आपकी उत्तर रेलवे हैं उन्होंने 5000 टन खाद्यान्न ढोने वाली लंबी दूरी की मालगाड़ियां यहाँ पर तैयार की हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ 25 ट्रेन यहाँ पर बनाई हुई हैं जो कि रन करेंगी या जिन्होंने रन किया है उन्होंने 16 अप्रैल तक। और यहाँ पर कई सारे जो स्टेट्स हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं असम की, बिहार की, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम, ये प्राइम स्टेट्स हैं जिनको ये कवर करते हुए पूरा जो फूड ग्रेन का सप्लाई है वो यहाँ पर करते हुए आगे बढ़ी हैं। ठीक है, सो इसी तरह नॉर्थ रेलवे की तरह ही साउथ सेंट्रल जोन भी जो है वो अब आइडियाज जनरेट कर रहे हैं कि हमें भी इसी तरीके की कुछ पहल जो है वो चालू करनी चाहिए। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि कोई भी अगर मालगाड़ी होती है तो वो मतलब उसमें जो डब्बे रहते हैं वो करीब आपके 40 से जो है 42 जो ट्रेन वैगन्स हैं वो बने रहते हैं, मतलब रहते हैं इंक्लूडेड उस मालगाड़ी में, जहां पर वो सिर्फ 2600 टन का सामान या फिर जो माल है वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। पर अभी जो ये नया कंसेप्ट आया है जहां पर 2 फ्री ट्रेन यानी कि 2 मालगाड़ी यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी, मतलब यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 84 वैगन्स यहाँ पर यानी कि जो कोचेस हैं वो यहाँ पर रहेंगे, और 5200 टन का जो माल या जो कैपेसिटी है वो पूरा ट्रेन जो है वो ढो पाएगा, और उसको एक ही पाथ पे, एक सिंगल पाथ पे ही ये सारे जो स्टेट्स हैं उसको कवर करते हुए ये पूरा जो मैकेनिज्म है फूड ग्रेन सप्लाई का वो यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, 7th क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आरवी भुस्कुटे, वीरेंद्र सहाय, विजय शंकर प्रसाद या फिर HR माधवन? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आरवी भुस्कुटे। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले एक स्वतंत्र सेनानी थे जिनका भी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो काफी टाइम से मतलब एज का जो फैक्टर है, एज के कारण काफी ये जो बीमार है वो थे उस टाइम पे, और 94 इयर्स इनकी हो गई थी, और यहाँ पर जो इनका निधन है वो हो गया है अभी 16 अप्रैल को। तो यहाँ पर ये अपनी वाइफ के साथ में, पूरे परिवार के साथ में रहते थे, जहाँ पर इनकी वाइफ, 3 इनके बेटे और बेटियां सब रहते थे, और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है काफी अपना जो भाग लिया हुआ है, काफी अपना जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर किया है इन 1942। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी लैंड लॉज पर। ठीक है, भूमि कानून पर इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें हक्का नोंद उनकी जो है पहली पुस्तक थी। ठीक है, जो हमारा बंधुआ मजदूरी का जो कंसेप्ट है उसको खत्म करने में इनका एक काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, श्रमजीवी संगठन के जो संस्थापक हैं विवेक पंडित, उन्होंने उनके साथ में बंधुआ मजदूरों की जो पहचान है, विमोचन है और पुनर्वास की प्रक्रिया पर एक पुस्तक का भी यहाँ पर सहलेखन किया हुआ है। और इनके रिटायरमेंट के बाद में 1984 के इनके रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने एक संगठन यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था जहां पर मिनिमम वेजेस, जहां पर बहुत कम पैसे जो है दिए जाते थे वर्कर्स को, और फिर वो वहां पर उसका भाग बन गए थे। ठीक है, तो ये हैं आरवी भुस्कटे जिनका अभी 16 अप्रैल को निधन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष संगठन डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगा? नासा और जैक्सा, नासा और स्पेस एक्स, एसा और स्पेस एक्स या फिर इसरो और स्पेस एक्स? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है नासा और स्पेस एक्स। ठीक है, एक अंतरिक्ष संगठन है, एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक डेमो 2 मिशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो 27 मई को नासा वापस से क्या करने वाला है, कुछ 2 हमारे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको मतलब जिनका एक स्पेस मिशन वो अभी तैयार करने वाला है। तो काफी पुराने टाइम से ये एस्ट्रोनॉट्स काम कर रहे हैं नासा के साथ में, हु इज बॉब बेकन एंड डॉगलस हर्ली। तो इन दोनों को अभी वापस एक मिशन के लिए भेजा जाएगा जो कि है आपका स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस एक्स ने इस पूरा जो स्पेसक्राफ्ट है इसको डिजाइन किया हुआ है, दैट इज द क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि ये जो मिशन है इसके थ्रू जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पहली बार, मतलब नॉट पहली बार बट इनको जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर एक दिन का एक्सटेंडेड स्टे ये रख सकते हैं, जो भी अपनी पूरी एक्सप्लोरेशन है, जो पूरी स्टडी है वो यहाँ पर कर सकते हैं। एंड पहला ये क्रू लॉन्च है जहां पर नासा और स्पेस एक्स, स्पेशली अगर मैं स्पेस एक्स की बात करूं तो पहला ऐसा मिशन है जहां पर ये इन्वॉल्व हो रहा है, एंड ये दोनों मिलकर, नासा और जो स्पेस एक्स है, ये दोनों मिलकर इस पूरे जो मिशन को कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सो नासा के बारे में हमने कई बार ये डिटेल्स देखी हुई है इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। 9th क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हाट डेट एवरी ईयर? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल, है ना, जैसे आज जो है दैट इज द नेशनल सिविल सर्विसेज डे, और 21 अप्रैल हर साल ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पब्लिक सर्विस डे के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर जो जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज के,
उनको यहाँ पर जो है पुरस्कृत किया जाता है उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं जो है वो प्रदान करने के लिए दिया जाता है। दैट इज ऑन 21 अप्रैल। ठीक है, अब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में दिस डे वॉज फॉर्म्ड ऑन द लाइन्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज डे ऑफ द ब्रिटिश राज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया सर्विस है उसको इनॉग्रेट किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1947 में, और उसी के बाद से हर साल हम लोग ये जो दिन है वो मनाते हैं एज ए इंडियन सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, इसी दिन जो हमारे सबसे पहले होम मिनिस्टर हैं इंडिया के सरदार पटेल जी, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम को सबसे पहले एड्रेस किया था, ये बोलते हुए कि इट इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो काफी एक इंपॉर्टेंट टाइटल है जो ये हमें मिला हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया को, दैट इज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो पहला जो इवेंट था इस दिन का ये मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 में विज्ञान भवन में, विच इज इन दिल्ली। सो वहां पर ये पहला जो इवेंट है वो मनाया गया था। एंड यहाँ पर इस दिन जितने भी हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर ऑनर किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उनके योगदान के लिए, उनके कार्य व प्रदर्शन के लिए। ठीक है, सो दिस इज द डे व्हेन वी ऑब्जर्व दिस सिविल सर्विसेज डे। नाउ सिविल सर्विसेज डे का बेसिकली क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य बस ये है कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जो राज्य प्रशासनिक सेवा है, उसके जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना, ये इसका जो मेन मोटिव है सेलिब्रेट करने का वो होता है। ठीक है, चलिए सो मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे कि आरबीआई द्वारा जारी तिमाही ऑर्डर बुक इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण दैट इज ओबिकस कि 48th चरण के अनुसार 2019-20 के 3 तिमाही में कैपिटल यूटिलाइजेशन में क्या गिरावट आई है। ठीक है, ये एक हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली जो बुक्स रिलीज की जाती है ओबिकस के द्वारा, ओबिकस के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, जो कि रिलीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। वहां पर उन्होंने क्या बोला है कि कितनी जो गिरावट है कैपिटल यूटिलाइजेशन में वो आएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 68.6%। ठीक है, ना ओबिकस के बारे में अगर मैं आपको पहले बताऊं तो ये एक ऑर्डर बुक है, एक इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे है ना, ये एक इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख सर्वेक्षण है, एक सर्वे है ये। ठीक है, यह विनिर्माण क्षेत्र का एक त्रैमासिक सर्वेक्षण है, ये क्वार्टरली जो सर्वे है वो किया जाता है सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, एंड 2008 से इस सर्वे को किया जा रहा है बाय आरबीआई। तो उनके अकॉर्डिंग क्या उन्होंने बोला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो डिक्लाइन रेट है वो रहेगा अब कितना, वो अभी है 68.6। अभी Q2 में जो अभी पिछला क्वार्टर था वहां पर द रेट वॉज 69.1, जो कि अभी Q4 में कितना हो जाएगा, मतलब आपका जो जनवरी टू मार्च 2020 का जो रेट है वहां पर वो गिरकर हो गया था 68.6। ठीक है, सो दिस इज द डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इम्पैक्ट। चलिए मैप के क्वेश्चन के बारे में या रादर आरबीआई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं तो आरबीआई जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। जो आरबीआई का बैंक रेट है दैट इज 5.40। हेडक्वार्टर्स है इसका मुंबई में, और स्टैब्लिशमेंट जो है इसकी हुई थी 1935 में, यानी कि 1935 में। चलिए ये एमपीजीके का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था जहां पर ये जो लोकेशन आपको हाईलाइट की हुई है इससे रिलेटेड 3 हिंट यहाँ पर दी हुई थी। दैट इज नर्मदा बंजर नदियों के संगम पर यह स्थित है, यह राजा हृदय शाह का किला यहाँ पर है, और यह गोंड राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा रामनगर। ठीक है, रामनगर ये सही आंसर है, जहां पर ऐसा बोला गया था कि ये जो फोर्ट है ये बनाया गया था सिर्फ 2.5 दिन में, है ना। ऐसा बोला जाता था कि हृदय शाह के पास में कुछ तांत्रिक विद्या का जो उनके पास में मतलब तांत्रिक ज्ञान था उनके पास में, और उसके थ्रू उन्होंने पूरे पत्थर को असेंबल कर करके ये पूरा फोर्ट बनाया था जो कि 11वीं सदी का पूरा बना हुआ है। ठीक है, बट सिर्फ कहानियों में है वो। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि हृदय शाह ने बिल्कुल पूरी मेहनत करके और पूरा जो एफर्ट्स पुट करके यहाँ पर ये जो फोर्ट है रामनगर वाला वो यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा रामनगर फोर्ट। चलिए कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे, कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए थे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मैं आपको फटाफट यहाँ पर बता देती हूँ। कि पहला क्वेश्चन था कि किसे विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो इसका आंसर हमने डिस्कस किया था विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जो है उनको यहाँ पर जो एम्बेसडर है वो बनाया हुआ है WWF इंडिया का। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है उसका बेसिकली मोटिव ये होता है कि जो पर्यावरण के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, अवेयरनेस प्रोवाइड करना, जितने भी रिलेटेड कैंपेन्स हैं उसको करना, यहाँ पर इनका वो काम रहता है। और उसका अभी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है विश्वनाथ आनंद जी को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि कौन पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कृष्ण स्वामी वी। ठीक है, कृष्ण स्वामी वी जो है इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, कृष्ण स्वामी वी इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, दैट इज द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। मतलब उनका पूरा जो स्ट्रगल है, पूरा जो उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका स्ट्रगल, सारी चीजें यहाँ पर इस बुक में उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज बाय कृष्ण स्वामी वी। थर्ड क्वेश्चन था कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने SS कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट है ना, जो दिल्ली सरकार है उन्होंने ये SS कोरोना एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको अभी लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर जो भी वो लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं कोरोना के लिए, वहां पर उनको रियल टाइम पे डेटा वो लोग फीड कर पाए अपने एप्लीकेशंस पे, उनका पूरा जो डेटा मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रहे। इस वजह से ये एक SS कोरोना एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है दिल्ली सरकार के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक कर्मियों को प्रति माह 10,000 रुपए देने का निर्णय किया है। तो यहाँ पर जो हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने किया है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। जहाँ पर जितने भी हमारे MP के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वहां पर उनको 10,000 रुपीज जो है वो वहां पर दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे लाइक और भी कोई अगर दूसरा डिपार्टमेंट है, कोई भी अगर दूसरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कोई कर्मचारी अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए, तो वहाँ उन लोगों को भी जो 10,000 का जो अमाउंट है वो वहां पर दिया जा रहा है बाय द MP गवर्नमेंट। नाउ भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन चालू किया है। तो यहाँ पर उन्होंने एक कृषि ज्ञान करके जो एक एप्लीकेशन है वो यहाँ पर चालू किया हुआ है, जहां पर जो मर्चेंट मतलब जो किसान अपना उत्पाद भेज रहा है और जो मर्चेंट जिसको वो सामान मिलना है, वो सारी जो डिटेल्स हैं ट्रांसपोर्ट की, है ना, सारी डिटेल्स जो है वो दोनों के पास में रहेगी। यहाँ पर किसान के पास में जितना भी उत्पाद उसको भेजना रहेगा वो अपने एप्लीकेशन में उसको डिटेल एंट्री करेगा, और एक ट्रांसपोर्ट जो भी ट्रक उसके पास में जाना है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसके पास में पहुंच जाएगा। जिस रेट पे फाइनलाइजेशन होना है वो सारी चीजें वहां पर उस एप्लीकेशन में मेंशन रहेगी, और उसके थ्रू वो पूरा अपना जो उत्पाद है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे जिसके बारे में मैंने अभी आपको वापस बता दिया है। हम लोग कल वापस इसी टाइम पे मिलेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस सारे समझ में आए होंगे। आपका अगर कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं। एंड कल मिलते हैं इसी समय पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग। जय हिंद।